आप सीधा एक लास्ट पॉइंट ही देख लो, ठीक है। हमको लग रहा था हम इमरजेंसी भी यहाँ करवा ले, ठीक है, लेकिन अभी इमरजेंसी करवाएंगे तुम लोग को लोड हो जाएगा, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस के जितने भी प्रोविजन, कितने टाइप के इमरजेंसी होते हैं, कौन कौन सा? यस, आर्टिकल बताओ। नेशनल इमरजेंसी कौन सा आर्टिकल? 352, वेरी गुड। प्रेसिडेंट रूल कौन सा आर्टिकल? 356, वेरी गुड। और फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन सा आर्टिकल? 360, वेरी गुड। कौन सा इमरजेंसी अब तक नहीं लगा है इंडिया में? फाइनेंशियल इमरजेंसी अब तक इंडिया में नहीं लगा, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एक बार थोड़ा सा 15-20 मिनट हम लोग इमरजेंसी का पूरा कर लेंगे, ठीक है। अभी क्या करते हैं कि तो बाकी दिक्कत नहीं है, और जितने भी तरीके का इमरजेंसी है उसमें परमिशन लेने के लिए, मतलब उसका फाइनल परमिशन हमको किससे लेना पड़ता है, अगर इंपोज करना है तो प्रेसिडेंट से लेना पड़ता है, ठीक है। तो वो जब वो पढ़ाएंगे तो उस समय भी पढ़ाएंगे तो ज्यादा हौच-पौच हो जाएगा। अब बस एक चीज पढ़ लेते हैं जो कि इतना इंपॉर्टेंट है, वो क्या है आपका आर्टिकल 74। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक तुमको लगा कि भैया राष्ट्रपति सब कुछ कर रहा है, किसी को क्षमादान कर दे रहा है, किसी को अपॉइंट कर दे रहा है, डिसॉल्व समन प्रोरोगेशन कर दे रहा है, ठीक है ना, और जो है सैन्य बल का नेता उनके नाम पे साइन किया जा रहा है, ठीक है। एक बात याद रखना कि भारत की संसदीय व्यवस्था में, संसदीय व्यवस्था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा होता ही है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक चीज तो हम तुमको बताए थे कि कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति क्या होती है, जिम्मेदार होती है। ये लिखवाए थे हम तुम लोग को, एंसरेबल और ये सब कुछ, ठीक है। एक और चीज होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में कि हमेशा दो हेड होते हैं, दो हेड होते हैं, टू हेड्स, दो प्रधान, ठीक है। दो प्रधान मतलब क्या, जैसे इंडिया का टर्म में क्या होता है, एक प्रेसिडेंट और एक क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर। ब्रिटेन वगैरह में भी तुमको इस तरह का सिस्टम देखना, अमेरिका में ऐसा देखने को मिलता है क्या? अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलता है क्या? नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पर क्या है तुम्हारा, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना, अध्यक्षात्मक प्रणाली है तुम्हारा वहाँ पर, ठीक। अच्छा, यूएस का प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, पक्का? कितने साल के लिए होता है? और यूएस का प्रेसिडेंट कितने बार के लिए इलेक्ट हो सकता है, पक्का? यूएस का जो प्रेसिडेंट है वो एक बार कितने बार के लिए इलेक्ट हो सकता है? 2 बार, ठीक है। चाहे बैक टू बैक हो जाए या फिर कुछ समय बाद हो जाए, 2 बार, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है, उसका पूरा का पूरा सिस्टम खत्म हो जाता है। खैर हमको याद आ गया तो हम तुमको बता दी। जो प्रेसिडेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाम याद रखना, उसको हम लोग बोलते हैं डीज वेरे, ठीक है, ये लैटिन वर्ड है, ठीक है। और जो पीएम होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डी फैक्टो, ठीक है। तो डीज वेरे, डीज वेरे ये टर्म आया है ज्वेलरी से, डीज वेरे अलंकारिक प्रधान, डीज वेरे, JU और डीज वेरे अलंकारिक प्रधान, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रधान, ठीक। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं हम? क्या है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जनरली हम लोग दो हेड का सिस्टम देखते हैं, एक प्रेसिडेंट एक पीएम, और प्रेसिडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डीज वेरी, या फिर क्या बोले अलंकारिक प्रधान। आता है कि डीज वेरी मतलब क्या होता है, डीज वेरी मतलब आपका सिंबॉलिक हेड, ठीक है। एक तरीके से अगर तुम लोग देखोगे तो इसको तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो है प्रेसिडेंट जो है ये सिंबॉलिक हेड है, ठीक। ये क्या है, सिंबॉलिक हेड, ठीक है, अलंकारिक प्रमुख है ये, ठीक है। क्योंकि अभी भी तुम देखोगे सारा काम कौन करेगा, पीएम। ये सिर्फ आपका एक फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है, बस उस नाम से ये रहते हैं। कैसे, क्योंकि आर्टिकल 74 क्या बोलता है, आर्टिकल 74 क्या बोलता है, आर्टिकल 74 ये बोलता है भाई, आर्टिकल 74 ये बोलता कि प्रेसिडेंट जो भी काम करेगा, प्रेसिडेंट जो भी काम करेगा, प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति जो भी काम करेगा, किसके सलाह से, किसके एड एंड एडवाइस से काम करेगा, एड एंड एडवाइस, एड एंड एडवाइस मतलब किसके सलाह से काम करेगा। यहां लिखा हुआ है कि जो है प्रेसिडेंट किसके एड एंड एडवाइस से काम करेगा, तो आर्टिकल 74 में लिखा हुआ कि ये जो है ये प्रेसिडेंट जो है हमेशा मंत्री परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस से काम करेगा। मंत्री परिषद के एड एंड एडवाइस से काम करेगा। अब मंत्री परिषद का हेड कौन होता है, पीएम। तो इसका बोलने का मतलब क्या हो गया, प्रेसिडेंट किसके सलाह से काम कर रहा है, पीएम के सलाह से। अब समझ में आ गया पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, ठीक है। अब कहीं पर भी राज्यपाल बदलवाना है तो कौन राज्यपाल बदलवा देगा, पीएम ही बदलवा दे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है।
तो पॉसिबल है ये। तो आर्टिकल 74 का पूरा कॉन्सेप्ट कि प्रेसिडेंट विल वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है ना। राष्ट्रपति केवल और केवल मंत्री परिषद के सलाह से ही जो है कार्य करेगा, दैट इज आर्टिकल 74, ठीक है। चलिए क्लियर है इतना। अब तुम समझ लो कि जितना भी नियुक्ति हो रहा है, ठीक है, जितना भी, चाहे चुनाव आयोग, वित्त आयोग, सीएजी, जितना भी नियुक्ति हो रहा है, अटॉर्नी जनरल, नियुक्ति तो कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट, उसके नाम से हो रहा है, लेकिन करवा कौन रहा है? मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद का हेड कौन? पीएम, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम इसमें पीएम इसलिए नहीं लिखे क्योंकि अगर एग्जाम में आता है आर्टिकल 74 में कि ये सिंपल आ जाएगा कि आर्टिकल 74 में क्या दिया हुआ है, और बोलेगा कि प्रेसिडेंट किसके सलाह से काम करेगा, तो उसमें पीएम मत मार के आ जाना, ठीक है ना। वो मंत्री परिषद की सलाह से काम करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 74 इज ऑल अबाउट मंत्री परिषद, ठीक है। तो मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होता है? पीएम, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आपका पीएम के सलाह से आपका जो है काम कर रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेसिडेंट का। अगला आता है डिस्क्रिशनरी पावर, अगला आता है डिस्क्रिशनरी पावर। अब इसको हम आर्टिकल 74 के बाद क्यों पढ़े? क्योंकि इसमें आर्टिकल 74 का कोई रूल नहीं होगा। विवेकाधीन शक्तियां, विवेकाधीन शक्तियां, ठीक, विवेकाधीन शक्तियां, ठीक है। डिस्क्रिशनरी पावर, ऐसी कोई भी शक्ति, ऐसी कोई भी शक्ति, ठीक है, ऐसी कोई भी शक्ति जो राष्ट्रपति की विवेक, जो राष्ट्रपति अपने कुछ संवैधानिक अनुच्छेद से उस चीज को निर्णय नहीं लेता है, अपने विवेक से निर्णय लेता है। अपने विवेक मतलब वो कितना वाइज है, उस समय वो कितना वाइज डिसीजन ले सकता है, उस आधार पर जब निर्णय लिया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिशनरी पावर। जैसे क्या होता है कि मान लो 500 सीट है, कहां पर? लोकसभा। अभी कितना सीट है? फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अभी कितना सीट है? 543 सीट है कि नहीं है? ठीक है, अभी 543 सीट है हम लोग के पास, मतलब 543 एमपीज है। ये सारे लोग कहीं ना कहीं से लड़के आएंगे। मान लो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, 2024 का लोकसभा, और हमको मेजोरिटी कितना चाहिए? 272, ठीक है ना। मान लो सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई बीजेपी, ठीक है, 250 सीट कितना है इसको? 250। इसके बाद जो अगली बड़ी पार्टी उभर के आई वो कौन थी? कांग्रेस, ठीक है, ये कितना आ गया? 450, ठीक है। उसके बाद मान लो कि आम आदमी पार्टी, इसको कितना आ गया? 50 सीट, ठीक है। इसके बाद कितना सीट हो गया हम लोग का? 250, 500 हो गया ना। कितना बचा? 43 सीट। मान लो कि एक्स वाई जेड, ठीक है, इसको 3 सीट, इसको 20 सीट, इसको 20 सीट, ठीक है, 543 सीट हो गया टोटल सीट। किसी को भी मेजोरिटी दिख रहा है क्या? किसी को मेजोरिटी दिख रहा? नहीं दिख रहा किसी को भी मेजोरिटी। इसका मतलब अब सारा पावर किसके पास आ गया? प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। अब प्रेसिडेंट अपना विवेक से काम करेगा। प्रेसिडेंट सोचेगा कि हम किसको सरकार बनाने का नहीं आता। टेक्निकली क्या होना चाहिए? टेक्निकली जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको ऑफर देना चाहिए सबसे पहले, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। सरकरिया कमीशन भी ये बोला है, ठीक है। लेकिन जब तुम देखते हो ऐसे केस, डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर के केस में भी होता है। जब गवर्नर होता है ना, जब झारखंड में या फिर बाकी स्टेट में सरकार नहीं बन पाता तो वो होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, कुछ पॉलिटिकल आपका इंटरफेरेंस होता है जिसके कारण ऐसा नहीं कर दिया जाता है। देखो टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो जो मेहनत किया है उसको सबसे ज्यादा मिलना चाहिए, तो इसको टाइम दिया जाएगा कि भैया आप क्या करिए, आप बाकी से गठबंधन करने का कोशिश करिए। तो सोचेगा ये जाएगा किसके पास? आम आदमी पार्टी का। कांग्रेस में तो कर नहीं सकता, ठीक, तो आम आदमी पार्टी के पास जाएगा। ये कौन सा पार्टी है? बीजेपी, ठीक है। और ये कौन सा? कांग्रेस। और ये आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी के पास गया तो मान लो डील विल नहीं हुआ, बोला मुफ्त का बिजली नहीं देंगे, ठीक है, वही होता है ना, मुफ्त का बिजली देते रहता है ये, ठीक है। बोला हम मुफ्त का बिजली नहीं देंगे, तो बोला ठीक है चलो कैंसिल, तुमसे हम जो है अलायंस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये अलायंस नहीं किया, बेचारा अलग पड़ गया। कोशिश किया बहुत, ठीक है। और बाकी यहाँ पर जो अजीब अजीब पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस कभी नहीं करेगा इससे, ठीक है, ममता बनर्जी, ठीक है। और मान लो ये 2 पार्टी अगर तैयार भी हो गया, मान लो कि इसमें से एक पार्टी तैयार हो गया, मान लो ये पार्टी तैयार हो गई जिसका 3 सीट आया है, मान लो ये मायावती का सरकार है, 253, क्या 272 तक पहुंच पाएगा? क्या नहीं पहुंच पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। कांग्रेस कोशिश किया, कांग्रेस से भी नहीं हो पाया, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि सबसे बड़ा पार्टी क्या होता है डिस्क्रिशनरी पावर में, कि सबसे बड़ा पार्टी, इसको एक बार टाइम दिया गया, फिर दूसरा को टाइम दिया गया, इससे भी नहीं हो पाया। अब राष्ट्रपति को लगेगा सरकार बन ही नहीं सकता, तो क्या बोलेगा? दोबारा आ जाओ लोकसभा चुनाव में, फिर दोबारा क्या होगा? लोकसभा चुनाव हो सकता है। समझ में आया? तो ये पूरा का पूरा आपका सिस्टम चलता है इस तरीके का, ठीक है। तो जनरली ऐसा दोबारा लोकसभा का चुनाव का हालत अब तक आया नहीं है हम लोग के पास, ठीक है ना। लेकिन ऐसा मौका दिया गया तो जनरली तोड़ फोड़ के सरकार बन जाता है। और आजकल तो भाई बन ही जाएगा, ठीक है, पैसा डाल दो बन जाएगा, हॉर्स ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये सिस्टम है। तो ये आपका क्या चल गया? डिस्क्रिशनरी पावर। तो समझ में आएगा डिस्क्रिशनरी पावर क्या होता है। तो डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर जो है
पूरा अधिकार आपका किसका होता है? राष्ट्रपति का। ठीक है, तो जब सरकार नहीं बन रही हो, मेजोरिटी में नहीं हो, गिरने वाली हो, तो उस समय का जो भी डिस्क्रिप्शन रहता है वो आपका किसका रहता है? राष्ट्रपति का। तो यहाँ पर हम लोग का राष्ट्रपति का जो है पूरा सेक्शन जो है खत्म होता है। ठीक, डिस्क्रिशनरी पावर तक, जो कि इंपॉर्टेंट था। अभी तक कोई इनफैक्ट एज सच आर्टिकल नहीं दिया हुआ है, तो हमको इसको ध्यान में रखना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था राष्ट्रपति के लिए? एक लंबा चैप्टर होता है राष्ट्रपति में। सबसे इंपॉर्टेंट अगेन हम तुमको लिख ही देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट उसका ये रहता है कि कौन बन सकता है? एलिजिबिलिटी। ठीक है ना, एग्जाम में क्या क्या सवाल आ सकता है? एलिजिबिलिटी। ठीक है ना, कौन बन सकता है? ठीक है ना, भारत का नागरिक वाला हम तुमको एक एग्जाम्पल बताए थे। ठीक है, भारत का नागरिक मतलब कौन सा नागरिक? जो डिराइव्ड लिया हुआ है या जो जन्म का नागरिक है वो। ठीक है, अहर्ताएं उसकी क्या होती है जिसको हम लोग बोले। इसके बाद फिर क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट उसका चुनाव। ठीक है, उसका चुनाव कैसे होता है? ठीक है, चुनाव तुमको बता दिए थे प्रोसेस। ठीक है, रिलेटेड आर्टिकल्स हम तुमको कुछ कुछ बता दिए थे। इसके बाद चुनाव के बाद तुमका उसका रिमूवल प्रोसेस कैसे होता है? ठीक है, रिमूवल प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसके रिमूवल प्रोसेस को इम्पीचमेंट हिंदी में क्या बोलते हैं? महाभियोग। कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? कौन से आर्टिकल में दिया हुआ? इम्पीचमेंट। महाभियोग। ठीक है, तो ये जो इम्पीचमेंट है कौन से आर्टिकल में दिया हुआ? आर्टिकल 61। ध्यान देना कि राष्ट्रपति का जो इम्पीचमेंट है केवल एक ही आधार पर हो सकता है, दैट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के हनन के आधार पर ही, संविधान के हनन के आधार पर ही आपका क्या हो सकता है? संविधान के हनन के आधार पर ही आपका क्या हो सकता है? राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट। तो ये डिसाइड कौन करेगा कि संविधान का हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर कोई एलिगेशन लगाया जाता है राष्ट्रपति के ऊपर, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के तरीके से जो वहां के जजेस होते हैं, ठीक है, और बाकी जो आपके जुडिशियल एक्टिविस्ट होते हैं, उनके थ्रू एक कमेटी बनाया जाता है, और वो कमेटी क्या डिसाइड करती है कि सही में वायलेशन हुआ है कि नहीं, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज का रहना क्या है? मस्ट। ठीक है, उस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज का, हाई कोर्ट का जज वज नहीं, कहाँ का? सुप्रीम कोर्ट का जज का रहना आपका क्या होता है? मस्ट रहता है। तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जांच कौन करता है? ये। इम्पीचमेंट का प्रोसेस कहाँ लेके आया जा सकता है? कहीं भी लेके आया जा सकता है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन, कहीं भी लेके आया जा सकता है। ठीक, तो जो इम्पीचमेंट है ये आपको कहाँ लेके आया जा सकता है? कहीं भी। इधर कहाँ? लोकसभा, और दूसरा कहाँ? राज्यसभा। ठीक है, कहीं भी लेके आया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो आर्टिकल 61 लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, कहीं भी जो है इसको लेके आया जा सकता है। वो ये, हाँ तुम सही बोल रहे हो, और सही। ये शायद ये हमको लगता है ये 1/3 होगा। ठीक है, 1/3। ठीक है, क्योंकि 1/3 सदस्यों की जो है सहमति चाहिए होता है। मतलब जब हम प्रपोजल लेके आएंगे ना कि हमको राष्ट्रपति को आपको इम्पीच करना, ठीक है, तो उस समय तो मोस्ट ये 1/3 है। ठीक है, ठीक है, फिर भी हाँ बोलो। कहीं पर भी लेके आ जाओ प्रपोजल। प्रपोजल लाना मतलब उसको पास नहीं होता है। ठीक है, फिर पास करवाने के लिए हमको उसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी सब कुछ। ठीक है, पास करवाने के लिए हमको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, तो प्रपोजल के लिए 1/3 चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है ना, ये 1/3 चाहिए। ठीक है, कि प्रपोजल लाने के लिए मान लो कि राहुल गांधी साहब लेके आना चाहते हैं कि रामनाथ कोविंद जी जो है कुछ ऐसा काम किए कि हमको जो है उनके ऊपर इंपीचमेंट कराना चाहिए, तो 1/3 सदस्य का जो है सहमति चाहिए होगा, कुछ इस तरीके का। ठीक, तो ये आपका इंपीचमेंट आर्टिकल 61। ठीक है, अभी तक किसी के ऊपर इंपीचमेंट किया गया है क्या हमारे इंडिया पे? किसी प्रेसिडेंट के ऊपर नहीं किया गया। ठीक है, तो ये तुमको ध्यान में रखना है। चलिए, और एक चीज और, एक चीज और, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि जब भी हम लोग इंपीचमेंट करते हैं, ठीक है, तो यूएस के इंपीचमेंट में और इंडिया के इंपीचमेंट में फर्क है। ठीक है, अगर इसको हमको पारित करवाना पड़ता है तो इसके लिए हमको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी मतलब क्या? विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत से ही अगर हम पारित कर, ऐसा नहीं कि साधारण बहुमत से जो हम लोग पारित करवा दिए तो हम लोग क्या है उसका इम्पीच कर दिए, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इम्पीचमेंट का पूरा प्रोसेस। चलिए मिटा दें इसको, खत्म करें। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 61 बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर कहाँ लेके आया सकता है? लोकसभा राज्यसभा दोनों में।
इंपॉर्टेंट क्या था, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको जांच कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट के जज का जो कमेटी बनेगा वो कमेटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ठीक है। कितना लोग के साथ प्रपोजल लेके आना चाहिए, 1/3 के साथ, ठीक है। और कहाँ से कैसे पास होगा, ये विशेष बहुमत से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये पूरा का पूरा हमारा सिस्टम खत्म हो गया। अब हम लोग एक लास्ट टॉपिक 15 मिनट में खत्म करेंगे, जो कि बहुत लंबा नहीं होता, ठीक है। और वो होता है गवर्नर, क्योंकि हाथों हाथ पढ़ लोगे तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो एक छोटा सा सिस्टम है, और चूंकि हम लोग प्रेसिडेंट पढ़ लिए हैं, तो अब गवर्नर पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और गवर्नर से क्या क्या सवाल आता है वो हम बस तुमको बोर्ड पे लिख देते हैं, ठीक है, तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। राज्यपाल, हाँ बोलो भाई। बताएंगे, अभी अभी तो शुरू हुआ है। नया पढ़ के आया था कि सर को आज बोलते हैं, आते हैं। चलिए छोटा छोटा पॉइंट, आर्टिकल नहीं बता रहे, ठीक है, छोटा छोटा पॉइंट एग्जाम के हिसाब से, जो सीधा सीधा 1 लाइनर, ठीक है ना। राज्यपाल, राज्यपाल तो सबसे पहला इसका नियुक्ति कौन करेगा, कौन करेगा नियुक्ति, राष्ट्रपति। क्या मुख्यमंत्री का सलाह चाहिए होगा, कौन बोला जरूरी नहीं है, रिकमेंडेड है वो, ठीक है ना, वो रिकमेंडेड है, वो जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा बोला गया आयोग वाला, बहुत सारे कमीशन आते हैं, ठीक है ना, तो वो सरकार बोला है कि आपको परमिशन लेना चाहिए, ठीक है। वो बोला नहीं है कि लेगा ही, जैसे कि राज्यपाल का जो नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि, मतलब ये नहीं कि कभी बैठ कर प्राइम मिनिस्टर कर दे, किसके नाम से होगा, राष्ट्रपति के नाम से होगा। और सीएम जो है परमिशन, मतलब सीएम से आपका जो है डिस्कस करने का कोई जरूरत नहीं है, तो सबसे इंपॉर्टेंट। तो अगला, कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल इसका, टेन्यूर कितना होता है कार्यकाल। ऑप्शन नंबर 5 ईयर्स, 6 ईयर, नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड, वेरी गुड, नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं होता। अच्छा, हम जब बोले फिक्स नहीं होता तो इसका मतलब कहाँ लिखा हुआ है, ये संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। संविधान में इस चीज का जिक्र ही नहीं किया हुआ, संविधान में इस चीज का जिक्र किया हुआ है कि भैया 5 साल के लिए एक सरकार आएगी, उसके फिर दूसरे बार फिर से चुनाव में जाएगी, ऐसा इसका कुछ जिक्र ही नहीं किया गया, ठीक है। तो कितना मानेंगे, जनरली 5 साल होता है, जनरली 5 साल होता है, जैसे ऑप्शन में कुछ ऑप्शन ही नहीं है, 5 साल खाली लिखा हुआ, कहीं लिखा हुआ 4, 5, 6, 7, तो 5 मार्क क्या हो गए। लेकिन अगर नॉट फिक्स्ड है, या फिर ऑप्शन में ये रहेगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, तो सही आंसर क्या होगा, नॉट फिक्स्ड या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो उसका कोई भी टेन्योर जो है फिक्स। अब यही तो चीज है जो इस संवैधानिक पोस्ट को जो है बड़ा ही हल्का बना देता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका टर्म ही फिक्स नहीं है, ठीक है, नॉट फिक्स, कार्यकाल निश्चित नहीं है, ठीक है, इसका टर्म ही फिक्स्ड नहीं है। इसलिए तो ये बोला जाता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। राष्ट्रपाल जो राज्यपाल है ये क्या करेगा, प्रसाद पर्यंत, टिल द प्लेजर ऑफ, टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रसाद मतलब खुशी, जब तक राष्ट्रपति को खुशी लगे तब तक राज्यपाल काम कर रहा है, ठीक है। हालांकि ये टर्म गलत है, लेकिन फिर भी ध्यान हमको रखना है क्या, कि नियुक्ति कौन, और कार्यकाल चूंकि फिक्स नहीं है, तो कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि क्या राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, जी बिल्कुल, तो ये इसके प्रसाद पर्यंत जो है कार्य करता है, ठीक है ना। चलिए, और कौन कौन लोग कार्य करता है, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ाएंगे तो हम तुमको बताएंगे कि और कौन कौन से पोस्ट में वो प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। जैसे कि चुनाव आयोग का जो है, चुनाव आयोग के जो हेड है, ठीक है, या चुनाव कमिश्नर जो है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन क्या हम उनके बारे में बोलते हैं कि आप जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं या प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट कार्य करते हैं, नहीं, क्यों नहीं बोलते हैं, तो वो उसमें देखना है अभी, ठीक है। तो राज्यपाल सबसे पहले क्या नियुक्ति कौन कर रहा, राष्ट्रपति। अब जब भी नियुक्ति राष्ट्रपति करे, तुम्हारे दिमाग में क्या चलना चाहिए, आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में क्या था कि राष्ट्रपति किसी भी तरीके का कोई भी कार्य किसके सहमति से करेगा, सलाह सहमति से, मंत्री परिषद के सलाह से करेगा। और मंत्री परिषद का हेड कौन, पीएम। मतलब इसका मतलब कहीं पर भी राष्ट्रपति अगर राज्यपाल का नियुक्ति कर रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस, ठीक है ना। राज्यपाल का पद इसलिए बनाया गया था, राज्यपाल का पद इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये पॉलिटिकली फ्री हो। पॉलिटिकली फ्री हो मतलब क्या हुआ, कोई हमको एक ऐसा आदमी चाहिए, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में थी, ठीक है ना,
तब ईस्ट इंडिया कंपनी में मान लो अगर किंग एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ अगर बात करना चाहें कुछ लोगों से, ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे डायरेक्टर्स थे, ठीक है, तो किससे बात करेगी? व्हाट्सएप ग्रुप बना के तो बात नहीं करेगी, उसमें चल ही नहीं रहा था व्हाट्सएप, ठीक है, तो क्या करे, कुछ तो उसको उपाय लगाना पड़ेगा ना, तो एक उपाय लगाए, क्या बोले, गवर्नर जनरल। तो क्या बोले, जितने भी लोग हैं उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन रहेगा, एक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गवर्नर जनरल। यही बाद में क्या बन जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर क्या बनता है, गवर्नर जनरल, और फिर क्या बनता है, वाइस रॉय, यही बनता है ना, ठीक है। फिर इसी तरीके एक और पोस्ट आता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक रहना चाहिए। उस राज्य में क्या चल रहा है, उस राज्य में क्या चल रहा है, तो हमेशा हम हो सकता है कि उस मुख्यमंत्री या विधानसभा से कांटेक्ट करने से अच्छा क्या करें कि किसी एक आदमी से पूछ लें और उसको हम लोग पॉलिटिकली फ्री रखें, मतलब वो अनबायस्ड होकर हमको सारा रिव्यू दे। तो ऐसा आदमी को कौन था, ऐसा आदमी कौन था, राज्यपाल, जो हो सकता था कि ऐसा काम करे, ठीक है। सपोज अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का सरकार है, और बीजेपी का सरकार है आपका केंद्र में, तुमको पता दोनों में फ्रिक्शन रहेगा, दोनों एक दूसरे में विपरीत विचारधारा की पार्टी है, तो फ्रिक्शन तो रहेगा ही। तो कभी भी दोनों एक दूसरे को क्या बोलते रहेगा, तुमको देखेगा कि एक राजनीतिक द्वंद्व चलते रहेगा कि वो उसको कुछ बोल रहा है, वो उसको कुछ बोल रहा है, लेकिन एग्जैक्टली राज्य में क्या चल रहा है उसको बताने के लिए एक अच्छा आदमी तो चाहिए, एक अनबायस्ड आदमी तो चाहिए, जो केंद्र को ये बताए कि इस राज्य में यहाँ के लोगों को ये जरूरत है, यहाँ के लोगों को ये जरूरत नहीं है, हमको यहाँ पर ये विकास कार्य करना चाहिए, ठीक है। इसलिए राज्यपाल के पद की अवधारणा का विकास किया गया था संविधान सभा में, लेकिन इस पद का गरिमा को अभी खत्म कर दिया गया, ठीक है। तभी क्या कि राज्यपाल जब ऐसा किया कि हम लोग को इसको क्या नहीं करना चाहिए, राजनीतिक फ्री रखना चाहिए, मतलब वो उसी दल का नहीं होना चाहिए जिस दल, मतलब वो एक तो दल किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, और वो उस राज्य का नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिस राज्य से वो संबंधित रहता हो, ठीक है, तो उस राज्य में उसका जन्म नहीं होना चाहिए। तो दूसरा खास बात, इसको संविधान से किया गया था, मतलब एक संशोधन लाके किया गया था कि राज्यपाल को उस राज्य का नहीं रहना चाहिए, राज्यपाल को उस राज्य का नहीं हो जहां उसका क्या हो, बर्थ प्लेस हो, ठीक है। क्यों? अब बर्थ प्लेस हो तो हम कहीं ना कहीं बाइस्ड नहीं रह जाएंगे अपने मातृभूमि के लिए, भाई ये तो मेरा जन्मभूमि है, ठीक है। तो ये खास बात, ठीक है। ये किस अमेंडमेंट से लेके आया गया था, ये 7th अमेंडमेंट से लेके आया गया था। तो राज्यपाल उसी राज्य का हो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्यों लेके आया गया, जवाब जवाब मिला तुम्हारा, ठीक है, मिला कि नहीं जवाब? हाँ। क्या जवाब मिला इसमें कि उस राज्य क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो उसी राज्य का रहेगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो बायस्ड हो जाएगा, अपने लोगों के लिए बायस्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा कहीं ना कहीं उसके लोग रहेंगे ना, तो वो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए जो हम लोग को ये चाहिए होता है कि हम लोग ये बोलते हैं कि कोई भी राज्यपाल जो है उसी राज्य का नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ेंगे। तो नियुक्ति भी हो गया, कार्यकाल भी हो गया, ठीक है। अब जो है आगे देखते हैं, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, बताओ। भारत की भारत की किस राज्य की कोई एक महिला राज्यपाल, या प्रथम राज्यपाल तुम बोल सकते हो, प्रथम राज्यपाल कौन थी, नाम याद है? सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, ठीक है, विजया लक्ष्मी पंडित, मीरा कुमार, कौन है? कृपलानी। और सरोजनी नायडू क्या थी, वो मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और किसी को कोई जवाब बताओ फिर, क्या थी सरोजनी नायडू? राज्यपाल थी, और सुचिता कृपलानी मुख्यमंत्री थे, ठीक है। इसमें लोग कंफ्यूज होते थे, हम जानबूझ के सवाल दिए, ठीक है, हमेशा कंफ्यूज होगा तुम इसमें, ठीक है। तो इसमें देखो महिला राज्यपाल कौन थी, ठीक है, इसमें लिखो और दो ऑप्शन सर्च करो, सरोजनी नायडू और सुचेता कृपलानी, ठीक है, दो ऑप्शन है, सरोजनी नायडू और सुचेता। देखो ये सब बहुत आसान सवाल होता है, ठीक है, देखो कितना आसान सवाल है, ठीक है, कितना आसान सवाल है, लेकिन लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं। तो लोग ऐसा नहीं है कि टफ सवाल में जिसके लिए तुम बड़ा बड़ा बुक पढ़ने लग जाते हो, टफ सवाल में लोग कंफ्यूज नहीं होते, जो आसान सवाल जो आता हुआ रहता है उसमें गलती करते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। चलिए, तो ये सब कुछ हो गया, प्रथम महिला राज्यपाल, सब कुछ हो गया। अब आगे देखते हैं राष्ट्रपति शासन। अच्छा, इसकी अहर्ताएं क्या होती है, एज बता दो। हाँ, 30, 35। राष्ट्रपति का कितना होता है, और एमपीज का कितना होता है? चलो एक बार एक शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं। एमएलए का कितना होता है? हाँ, 25। चलो वेरी गुड, शाबाश। एमपीज का कितना होता है? लोकसभा एमपीज, हम लोकसभा का बोल रहे हैं, लोकसभा एमपी अगर लोकसभा का बोल रहे हैं तो 25। राज्यसभा 30। प्रेसिडेंट
गवर्नर, बहुत हंस रहे हो। हाँ, अब बताओ तो भाई, पंचायत वाला जो होता है उसका क्या होता है? हाँ, जो पंचायत जो चुनाव लड़ते था क्या होता है बताओ? 18 साल, 21 साल, 25 साल, 20 साल। 21 साल होता है? 18 साल होता है? 21 साल? नहीं नहीं, अमेंडमेंट नहीं किया, ये 21 साल होता है, ठीक है, 21 साल होता है, ठीक है। चलिए, क्लियर है इतना? चलिए, बढ़ते आगे। गलत मत कर देना बाबू ये सब, ठीक है, मेरा नाक कटवा दोगे ये सब अगर गलत कर दोगे, ठीक है। तो MP 25 ml ये सब गलत मत, ये सब बाकी लोग गलत करना, तो यही सब तो स्कोर किया जाता है, ठीक है। अब पंजाबी ये सब कुछ कुछ तुम लोग बहुत अच्छा जवाब दो, दैट इज वेरी गुड, ठीक है। इसका मतलब तुम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो, तो पढ़ते रहना, ठीक है, सो मत जाना। और कल का दिन कैसा रहा तुम लोग का? कल 14 तारीख था ना? नहीं था, खाली वैसे भी कोई बात नहीं, चलो यार था एज लिख लिया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सीरियस मत लेना अभी ये सब कभी कभी पढ़ाई। हाँ, यार तुम लोग थोड़ा याद रखो। तो ऑनलाइन कैमरा में क्लास चल रहा है मेरा, ठीक है। अब देखते हैं नियुक्ति कार्यकाल क्या पढ़ाना था, लेकिन नियुक्ति कार्यकाल, इसलिए ये सब नाम लोगों के दिमाग से सब निकल जाता है। नियुक्ति कार्यकाल, प्रथम महिला राज्यपाल अहर्ताएं हो गया, ठीक है। अब एक और चीज हमको देखना है, अब थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं हम लोग, दोनों का चीज को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, दोनों का चीज को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, ठीक। चलिए, सबसे पहला जो आता है एग्जाम में, ठीक ना, समाधान शक्ति। हम आज बहुत होमवर्क दे रहे हैं तुम लोग, ये सारा करके आना, छोड़ मत देना, ठीक है। जो जो हम होमवर्क दे सारा कुछ लिखना, ठीक है। समाधान शक्ति, क्योंकि देखो हमको डिस्कस करने में ज्यादा अच्छा लगता है देन की फैक्ट्स, क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। अब देखो हम इसमें बता रहे हैं समाधान शक्ति, ठीक। एक साइड क्या आएंगे? प्रेसिडेंट, और एक साइड क्या आएंगे? गवर्नर, ठीक। भाग नहीं गया ना भाई तुम लोग? ठीक है, चलो। प्रेसिडेंट क्या समाधान शक्ति है इधर, है ना भाई? वेरी गुड। कौन से आर्टिकल में है? अभी तो पता है कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 72। और समाधान शक्ति क्या गवर्नर के पास है? यस सर है। आर्टिकल बताओ जल्दी से, फटाफट आर्टिकल बताओ। नहीं बताओगे तुम क्वेश्चन मार्क कर देंगे, ठीक है। चलो, आर्टिकल बताना तुमको। अच्छा, प्रेसिडेंट और गवर्नर का सुनते जाना, और इंपॉर्टेंट है तो लिखते जाना। प्रेसिडेंट और गवर्नर का समाधान शक्ति में इस बात का डिफरेंस है कि जो भी कानून आई, ये भी गवर्नर जो सारे तरीके का चीज को आपको, मतलब जितना भी तरीके का चीज है, किसी का प्रकृति कम कर सकता है, किसी का सजा कम कर सकता है, लेकिन ये याद रखना कि फांसी का सजा माफ नहीं कर सकता। समझ में आया? तो डिफरेंस क्या हो गया गवर्नर में, ये फांसी सजा को माफ नहीं कर सकता। क्लियर है भाई? चलिए आगे देखते हैं। समाधान शक्ति हो गया, जल्दी जल्दी बताओगे। अध्यादेश शक्ति, ऑर्डिनेंस पावर, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, ठीक है ना। क्या प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है? कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 1, 2, 3। और क्या गवर्नर के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है? अभी बताए थे, कौन सा आर्टिकल जल्दी बताओ। 213, ठीक है, 213। चलिए, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। क्या विवेकाधीन शक्ति है? डिस्क्रिशनरी पावर, इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक। इंग्लिश वाला ध्यान देना, इसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर। क्या डिस्क्रिशनरी पावर है? यस, इसके पास भी है, लेकिन कोई आर्टिकल डिफाइंड है क्या? नहीं। इसके पास क्या कोई डिस्क्रिशनरी पावर है? यस, इसके पास भी, सरकार बनाने का बात है, तो ये चीज है। ध्यान देना एक और बात, जो डिस्क्रिशनरी पावर रहता है, डिस्क्रिशनरी पावर रहता है, जो डिस्क्रिशनरी पावर रहता है, वो गवर्नर के केस में ज्यादा है देन प्रेसिडेंट। अब कैसे ज्यादा है ये हम तुमको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। अभी पहले ये टेबल कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। एक टेबल में साइड में लिख देना, अगर मान लो हम भूल गए तो हमको याद दिला देना। हम क्या लिखे? जो डिस्क्रिशन पावर है वो गवर्नर का ज्यादा है देन प्रेसिडेंट। ज्यादा है मतलब ज्यादा ब्रॉड है, ज्यादा मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, ब्रॉड है। तो किसके टर्म में ज्यादा ब्रॉड हमको देखने को मिलता है? गवर्नर के टर्म में हमको डिस्क्रिशन पावर ज्यादा ब्रॉड देखने को मिलता है देन की प्रेसिडेंट, ठीक है ना। ये सब कुछ। अगला इंपॉर्टेंट, क्या आपातकालीन, क्या इमरजेंसी पावर है? इमरजेंसी प्रोविजंस या आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, ठीक है। क्या प्रेसिडेंट के पास है? यस। कौन कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, और आर्टिकल 360 क्या? फाइनेंशियल इमरजेंसी।
क्या इसी तरीके का पावर हमको गवर्नर में देखने को नहीं मिलता है क्या? मिलता है, लेकिन आर्टिकल 352, 356, 360 में नहीं देखने को मिलेगा। हमको सबसे इंपॉर्टेंट एक पावर देखने को मिलेगा आर्टिकल 356 में, ठीक है ना। जब प्रेसिडेंट रूल हम लोग बोलते हैं तो इसमें प्रेसिडेंट उस राज्य में आके शासन नहीं करता है, प्रेसिडेंट किसी एक एडमिनिस्ट्रेटर के सहयोग से उस राज्य में शासन करता है, और वो एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा? आपका गवर्नर। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट प्रोविजंस आ जाता है कि नहीं आर्टिकल 356 में, गवर्नर के हाथों में। समझ में आया? क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नियुक्ति के मामले में एक बार देख लेते हैं, नियुक्ति या फिर अपॉइंटमेंट्स, ठीक है ना, अपॉइंटमेंट्स, ठीक। ये किसको अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति किसको अपॉइंट किया? कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, अगर ये अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करेगा, जिसको हम लोग क्या बोले, महान्यायवादी, तो ये राज्य का महाधिवक्ता को नियुक्त करता है। किसको नियुक्त करता है? राज्य का महाधिवक्ता। ये उस सेंटर के लिए आपका कोर्ट केस लड़ता है, और ये किसके लिए केस लड़ता है? उस राज्य के लिए, राज्य का महाधिवक्ता। जैसे जैसे जेएसएससी के ऊपर केस हो गया, ठीक है ना, जेएसएससी के ऊपर केस हो गया, तो सरकार भी अपना एक वकील डालेगी ना, अपना एक एडवोकेट डालेगी ना, तो हो सकता है वो अपना कोई महाधिवक्ता को डाल ले या बाहर से भी किसी को हायर कर दे, ठीक है। तो राज्य का महाधिवक्ता, तो इसकी नियुक्ति की जाती है, ठीक। और किसकी नियुक्ति की जाएगी भाई? ध्यान देना, अगर ये यहाँ पर यूपीएससी के चेयरमैन को नियुक्त करते हैं, तो यहाँ पर किसको नियुक्त करेंगे? जेपीएससी नहीं, स्टेट पीसीएस, स्टेट पीसीएस, ठीक है ना। तुम भले ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है, जेपीएससी एग्जाम्पल करके, जेपीएससी के जो हेड रहेंगे उनको, ठीक है ना, ये सब कुछ। परामर्श लिया जाता है उसमें, ठीक है ना, डायरेक्ट नियुक्ति नहीं होगा उसमें, ठीक है। हाई कोर्ट का जैसे तुम लिख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट भी लिख सकते हो, अगर ऐसा है तो लिख लो, प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है ना। उसको हम तुमको इसे नहीं बताना है कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया ना, तो एक तरीके का बॉडी बन गया था, ठीक है। वो हम जुडिशरी बढ़ाएंगे, थोड़ा सा तुमको क्लियर कर देंगे उसमें क्या होता है कि एक प्रस्ताव जाता है वहां पर, फिर वो लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो एक लंबा चौड़ा हिसाब किताब होता है। हालांकि सेफ साइड में तुम हम मान सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहेंगे, वो आपका कौन रहेंगे? ये प्रेसिडेंट। इधर हाई कोर्ट के जज में आपका क्या कौन से रहेंगे? आपके गवर्नर, ठीक है। ये एक रहेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है ना सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है ना, एसओसी, जो अधीनस्थ न्यायालय होता है ना, सेशन कोर्ट और ये सब कुछ, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय जो भी होता है, तो इसमें एसओसी के ऊपर कुछ भी पावर नहीं है, सब ऑर्डिनेंस कोर्ट। एसओसी जो अधीनस्थ न्यायालय है, इसका जो सारा पावर है, ठीक है, जो सारा पावर है अधीनस्थ न्यायालय का नियुक्ति करना एक एक जज का, सेशन कोर्ट से ये सब कुछ का, वो उसके जज का काम कौन करता है? राज्यपाल, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पावर हो जाता है, ठीक है। इसलिए तुम बहुत बार देखोगे ना कि बहुत बार तुम सेशन कोर्ट में कुछ केस फाइल करते हो, या फिर हाई कोर्ट तक में बहुत बार ऐसा कुछ केस फाइल करते हो, कहीं ना कहीं किसके फेवर में वो आ जाता है? स्टेट के फेवर में आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो जज बने हैं हाई कोर्ट है, कभी ना कभी सेशन कोर्ट के जज रहे होंगे, तो कभी ना कभी कोई ना कोई सरकार या राज्यपाल उसको फेवर किया होगा, तो कभी ना कभी जब वो ऊपर जाते हैं तो उसी सरकार के बेसिस पे जो है क्या दे देते हैं? डिसीजन दे देते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ दिक्कत है इंडिया में, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, और स्टेट इलेक्शन, हाँ बस वो चीज मेरे दिमाग से निकल रहा था, ठीक है। एक क्या था मेरा यहाँ पर, क्या था आपका? इलेक्शन कमीशन, ठीक है। और यहाँ पर एक आता है आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक। तो ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन का जब हम लोग चुनाव करवाएंगे ना, तो इसमें इसका भी सहयोग लिया जाएगा, ठीक है। हम इसे पूरा नहीं लिख रहे हैं, किसका परामर्श लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो प्रमुख है, जो राज्य का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, जब हम लोग उसका सिलेक्शन करते हैं, तो हम लोग किसका परमिशन लेंगे? अच्छा, राज्य का मुख्य चुनाव आयुक्त का काम क्या होगा बताओ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो राज्य का चुनाव आयुक्त है ना, नियुक्ति की है ना भाई, इसका काम बता दो, इसका क्या है? राज्य का चुनाव आयुक्त, राज्य का चुनाव आयुक्त क्या कार्य करता है? तो ध्यान दो, थोड़ा एग्जाम मोड में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है यहाँ पर, सबको दिखाई दे रहा है? यस इधर कर दे। क्या करेगा? ये विधानसभा का चुनाव करवाता है, राज्य का किस चीज के लिए जिम्मेदार रहता है? ये विधानसभा का चुनाव करवाने के लिए जिम्मेदार रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ये विधानसभा और उस राज्य में जो लोकसभा का चुनाव होगा,
उसका चुनाव करवाने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विधानसभा और पंचायत चुनाव, ये चुनाव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी पंचायत चुनाव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या बताओ? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि कौन सा होगा, ठीक है, हालांकि ये भी सही है, लेकिन वो जिम्मेदार नहीं होता। राज्य का विधानसभा चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग ही जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। तुम देखना अभी जो जिम्मेदार मतलब क्या, सारा नोटिफिकेशन निकाला, सारा काम वो करेगा। अभी जब गोवा का चुनाव हुआ, अभी हो रहा है जो गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, यूपी, तो क्या उस राज्य की चुनाव आयोग सामने आई या कि फिर केंद्र की चुनाव आयोग सामने आई? वो फाइनल जो आपका चुनाव आयोग है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग, जो हमारे नेशनल आर्टिकल 324 से जो बना है, वही लोग आए ना, वो लोग बोले ना कि भैया हमको चुनाव करवाना, हम लोग इसका हेल्प जरूर लेंगे, लेकिन सारा काम कौन करेगा? वो तो देखना। लेकिन अभी देखना, अभी झारखंड में जब पंचायत चुनाव होगा तो उसका जो घोषणा होगा वो आपका ऊपर से वो भाई लोग नहीं करेंगे। कौन करेंगे? ये लोग जो राज्य के आदमी है वही लोग। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? पंचायत चुनाव कराना। पंचायत चुनाव या फिर स्थानीय स्वशासन का चुनाव कराना। स्थानीय स्वशासन क्यों? लोकल गवर्नेंस। स्थानीय स्वशासन क्यों? क्योंकि इसमें कौन कौन आ जाएगा आपका? पंचायत प्लस म्यूनिसिपैलिटीज दोनों। सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका ये रहता है, ठीक। चलिए, हाँ, तो अटॉर्नी जनरल हो गया, यूपीएससी हो गया, एसओसी हो गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया, ठीक है, ये सब कुछ। एक यहां पर लिख लेना, अनुसूची, शेड्यूल्ड एरिया, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है। शेड्यूल्ड एरिया, इसमें प्रशासन कौन करता है? शेड्यूल्ड एरिया का प्रशासन किसके हाथ में होता है? राज्यपाल के हाथ में, गवर्नर के हाथ में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखे थे एक विधायी शक्ति, देखे थे ना भाई। विधायी शक्ति मतलब क्या? लेजिस्लेटिव पावर, ठीक। तो इसमें तीन पावर था, क्या क्या? डी, एस और पी था ना, डिसॉल्व, समन, प्रोरोगेशन। क्या डीएसपी इसके पास है? यस, इसके पास भी तीनों पावर है, डीएसपी। लेकिन एक और पावर आ जाता है, गवर्नर के पास। एक और लेजिस्लेटिव पावर आ जाता है गवर्नर के पास। देखो हम लिख दे रहे हैं, तुम लोग वहीं लिख रहे हैं ना। आर्टिकल 200 के अंतर्गत, आर्टिकल 200 के अंतर्गत किसी भी बिल को, किसी भी बिल को राष्ट्रपति के परामर्श के लिए सुरक्षित रख सकती है, इंपॉर्टेंट पावर है, ठीक है। एनी बिल कैन बी रिजर्व, एनी बिल कैन बी रिजर्व फॉर द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 200, ठीक है। ठीक है, इंग्लिश में एनी बिल कैन बी रिजर्व, ठीक है, आर्टिकल 200 के अंदर किसी बिल को रिजर्व रखा जा सकता है, ठीक। एनी बिल कैन बी रिजर्व फॉर द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट बाय गवर्नर अंडर आर्टिकल 200, ठीक। चलिए बढ़े आगे, बढ़े आगे। तो डीएसपी भी हो गया, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन भी हो गया, समाधान शक्ति भी हम लोग देख लिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक और हम लोग क्या देखे थे? ऑर्डिनेंस भी हम लोग देख लिए। हम लोग देख रहे थे एक ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हो गया, ठीक है, समाधान शक्ति हो गया, स्पेशल पावर विवेकाधीन शक्ति, क्या छूट रहा है? रिमूवल,
रिमूवल, जब प्रेसिडेंट का रिमूवल होगा तो कैसे होगा? इम्पीचमेंट। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 61। क्या इसका कोई इम्पीचमेंट टाइप का प्रोसेस होता है गवर्नर का? नहीं, इनको तो कभी भी एक स्टेट दूसरे स्टेट में क्या कर दिया जा सकता है? ट्रांसफर कर दिया जाता है। एक और बात राज्यपाल के बारे में याद रखना जो हम लिखवाने रहे हैं, एक ही समय में एक ही आदमी एक साथ दो राज्य का राज्यपाल हो सकता है। पॉसिबल है, ठीक है, ये तुमको आता होगा। एक ही समय में एक आदमी एक साथ दो राज्य का जो है राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। तो ये भी हमारा सिस्टम क्लियर हो गया। हम फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं, ठीक है। चलो ये करके सबसे पहले क्या देखें हम लोग? क्षमादान शक्ति, आर्टिकल 72 तुमको देखना है गवर्नर का क्षमादान शक्ति किसमें है, ठीक। आगे अध्यादेश, ये आर्टिकल 123, ये आर्टिकल क्या 213। किसी भी केस में अध्यादेश का मैक्सिमम लिमिट कितना होता है, टाइम पीरियड कितना होता है अध्यादेश का, कोई भी ऑर्डिनेंस का? 6 मंथ प्लस 6 वीक्स। 6 वीक्स कहाँ के लिए? जब सदन में लेके आ जाएगा तब। विवेकाधीन शक्ति क्या दोनों के पास होता है? यस सर, बिल्कुल दोनों के पास होता है। इमरजेंसी प्रोविजंस क्या दोनों के पास होता है? तो ऐसा दोनों के पास हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 352, 356, 360 में प्रेसिडेंट का सिग्नेचर या फिर उसका परमिशन का जरूरत होता है, हमको उसका कंसर्न का जरूरत होता है। लेकिन आर्टिकल 356 में क्या होता है, गवर्नर बहुत बार ये भेज देती है कि यहाँ पर सरकार अभी बन नहीं सकती है, या फिर क्या दूसरा खास बात कि सरकार संवैधानिक प्रावधानों के तहत नहीं चल रही है, तो यहाँ पर क्या लग सकता है आपका? प्रेसिडेंट रूल। तो ये आपका कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट आपका रूल होता है इसमें प्रेसिडेंट गवर्नर का। इसका फिर हम लोग देखते हैं नियुक्ति। अगर नियुक्ति के बारे में देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तिज है और हम थोड़ा सा उसका डिफरेंस देख लिए। हम बताया अटॉर्नी जनरल और ऊपर को हम लोग स्टेट एडवोकेट जनरल बोलते हैं उसको, इधर यूपीएससी, उधर आपका स्टेट पीसीएस, इधर एसओसी अधीनस्थ न्यायालय के जितने भी सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट के जितने भी हेड्स रहते हैं उनका वहां हो गया। इलेक्शन कमीशन और नीचे वाले दूसरे वाले कौन? स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन का खास बात क्या? पंचायत चुनाव कराता है, म्यूनिसिपल का चुनाव करवाता है, ठीक है। और अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन जो शेड्यूल्ड एरिया है, तो अब इसमें भी तुम एक चीज एक होमवर्क लिख लेना, जो शेड्यूल्ड एरिया है, ये शेड्यूल्ड एरिया का प्रशासन किस शेड्यूल में है? हाँ, शेड्यूल एरिया का प्रशासन किस शेड्यूल में है, ठीक है। हम लोग ऑप्शन में दे देते हैं। जैसे शेड्यूल हम लोग पढ़े थे ना, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल में डिवाइड है, पार्ट में डिवाइड है और ये सब कुछ में डिवाइड है। तो तुम ये बताओगे कि अनुसूचित क्षेत्रों का जो प्रशासन है ये किस अनुसूची में डिवाइड है? अनुसूची 4, अनुसूची 5, अनुसूची 6, अनुसूची 7, ठीक। ये देख के आना, ठीक है। तो इसके बारे कि किस अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, ये आता है, ये सवाल भी आता है, ठीक है, कि अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन शेड्यूल्ड एरिया आपका किस अनुसूची में डिफाइंड है। और इसके बाद हम लोग देखिए विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में डीएसपी, डिसॉल्व, समन और प्रोरोगेशन आता है किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। राज्यपाल के लिए डीएसपी प्लस एक और आर्टिकल आ जाता है और वो आर्टिकल क्या है आपका? आर्टिकल 200, ठीक है ना भाई। इसके बाद हम लोग क्या देखें? रिमूवल। रिमूवल में क्या होता है? इंपीचमेंट होता है। क्या इसका इंपीचमेंट संभव है क्या? नहीं, इसका तो क्या हो जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है एक जगह से दूसरे जगह। और लास्ट पॉइंट क्या बताया कि एक ही साथ एक ही समय में एक जो आपका आदमी है वो डिफरेंट डिफरेंट राज्य का क्या हो सकता है? राज्यपाल हो सकता है। चलिए तो यहाँ हम लोग खत्म करते हैं। कल थोड़ा सा हम लोग 10 मिनट और खींच लेंगे गवर्नर के बारे, फिर हम रिमेनिंग जितना भी छोटा छोटा और पोर्शन है वो हम लोग खत्म करते हुए चलेंगे, ठीक है। मैक्सिमम सेक्शन जो है हम लोग का खत्म हो चुका है। चलिए धन्यवाद।